नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने जेन ज़ी के छात्रों से या हम कहें कि देश के तमाम लोगों से बातचीत के अंदाज में यह कहा कि जो प्रोटेस्ट हुआ जेन ज़ी का, जो प्रोटेस्ट हुआ युवाओं का जंतर-मंतर पर, उसमें उनके बारे में काफ़ी भद्दी बातें कही गई, उन्हें गालियाँ दी गईं, उनके माँ को गाली दी गई और वे इससे बहुत व्यथित हैं। प्रधानमंत्री ने फिर आगे यह कहा कि वे ऐसा करने वाले विद्यार्थियों को माफ कर देना चाहते हैं। वे यह नहीं चाहते हैं कि उन पर केस मुकदमा हो और उनकी जिंदगी कोर्ट का चक्कर काटते हुए गुजरे। उन्होंने कहा कि ये नए उम्र के बच्चे हैं और उन्हें संभलने का मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री की यह सारी बातें स्वागत योग्य हैं। यह बात सच है कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, वहां से कुछ ऐसे रील्स, कुछ ऐसे वीडियोज आए जहां पर जो बच्चे हैं उसमें से कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग प्रधानमंत्री को लेकर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, कुछ लोग ऐसी नारेबाजी कर रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इससे बचा जा सकता था। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत आत्ममंथन तो करना चाहिए, उनके माता-पिता को भी करना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से अच्छे मूल्य दिए जाएँ। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों के साथ जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ध्यान दिलाया। राहुल गांधी ने बिल्कुल ही साफ लहजे में यह कहा कि प्रधानमंत्री को छात्रों को माफ नहीं करना है बल्कि उनसे माफी मांगनी है। अब राहुल गांधी जो यह कह रहे हैं उसका सीधा सा मतलब यह है कि आज तक सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से छात्रों पर हुए दमन के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। आज तक गृह मंत्रालय की तरफ से या किसी अन्य मंत्रालय की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर अफसोस नहीं जताया गया है कि मासूम विद्यार्थियों पर, छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हो गया और पैलेट गन जैसे लीथल वेपन का इस्तेमाल कर दिया गया। यह एक ऐसी जरूरी चीज थी जो सरकार को करनी चाहिए थी। राहुल गांधी के कहने का निहितार्थ यह भी है कि जिन लोगों ने पेपर लीक के कारण अपना जीवन खो दिया, वो इतने ज्यादा निराश हो गए कि उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। तकरीबन 19 या 20 विद्यार्थियों ने इस साल पेपर लीक होने के बाद, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इस तरह का कदम उठाया। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को, प्रधानमंत्री को उनके परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। सरकार और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए ऐसे तमाम युवाओं से जिन्हें इस तरह से पेपर लीक के कारण एक विभत्स स्थिति का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए उन तमाम युवाओं के परिवारों से जहां पर जो जीवन का एक सहारा था वो उनसे छीन गया। लेकिन ना तो सरकार की तरफ से ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस बारे में कोई बात कही गई है। यहां मैं आपको आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो सीजेपी का आंदोलन खत्म हुआ उसमें 3 शर्तें रखी गई थी। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा, जिन छात्र छात्राओं ने अपना जीवन खोया है, जिन्होंने सुसाइड किया इस पेपर लीक के कारण, सिर्फ नेट पेपर लीक के कारण, उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। और तीसरा, जो भी केस मुकदमे विद्यार्थियों पर दायर किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। लेकिन इनमें से 2 मांगे अभी भी अधूरी हैं। सरकार की तरफ से इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई है, इस बात की कोई सूची जारी नहीं की गई है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या अभी तक विद्यार्थियों को 1 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, और अगर नहीं दिए गए हैं तो कब तक दिए जाएंगे। और हालांकि कई सरकारें, कई राज्य सरकारें यह कह रही हैं कि विद्यार्थियों पर मुकदमा नहीं किया जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि विद्यार्थियों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये जानते हैं कि अलग अलग तरीके से राज्य सरकारें विद्यार्थियों पर मुकदमा दायर कर रही हैं। आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा ने यह बताया था कि बिहार में 600 से ज्यादा विद्यार्थी एक ही जेल में बंद हैं और उनमें से कई नाबालिग भी हैं। उन विद्यार्थियों को कब छोड़ा जाएगा, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से बस एक लेटर जारी करके कह दिया कि वो इन विद्यार्थियों पर मुकदमा दायर नहीं करेगी। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने समझौते से ही पीछे हट रही है। उस समझौते का वह सम्मान नहीं कर रही है जो उसने सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किया था। अब हम इस बात पर भी विचार करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो व्यथा है, प्रधानमंत्री की जो पीड़ा है, उनका जो दुख है कि विद्यार्थी, खासतौर पर लड़कियां भी किस तरह से ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, बुरी है, जिन्हें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो उनकी व्यथा है कि उनके खिलाफ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया, उसमें किस सीमा तक एक मोरल
स्टैंड प्रधानमंत्री ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का तो यह कहना सही है, लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है जब हम प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को देखते हैं, उनकी पार्टी के रिकॉर्ड को देखते हैं। प्रधानमंत्री की पार्टी के सांसद ने, रमेश विधुड़ी ने, पिछले लोकसभा के दौरान यानी कि 2024 के पहले जो एक सांसद थे, उन्हें धर्म के आधार पर गाली दी। बाकायदे ऐसी गाली दी जो सड़क पर भी लोग बोलते हुए शर्माते हैं। लेकिन ना तो प्रधानमंत्री की पार्टी ने, ना खुद प्रधानमंत्री ने, ना लोकसभा अध्यक्ष ने इसका कोई संज्ञान लिया, बल्कि उस व्यक्ति को फिर से टिकट दिया गया और वह चुनाव जीतकर वापस भी आ गया। इसी तरीके से जो अन्य कई तरह के नेतागण हैं, जो लगातार बहुत ही घटिया किस्म का बयान देते रहते हैं, उसे प्रधानमंत्री ने ना तो कभी निंदा का विषय बनाया, ना तो उस पर दुख जाहिर किया, ना ही उन्होंने उन लोगों को कोई इस तरह का दिशा निर्देश जारी किया कि वे ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। मैं अभी हाल का एक उदाहरण देता हूं। जो एक सांसद है निशिकांत दुबे, वह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक अय्याश शब्द का इस्तेमाल करता है। वह कहता है कि नेहरू अय्याश थे, लेकिन ना तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुंह से कुछ निकलता है, ना प्रधानमंत्री को कोई दुख होता है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को दुख होता है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कैसे बोला जा सकता है। हम सब यह भी जानते हैं कि खुद प्रधानमंत्री अपने विरोधियों के बारे में किस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में किस तरह की गलत बातों को बोला है। तो प्रधानमंत्री जो मोरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वह मोरल हाई ग्राउंड उनके पास है नहीं। हम सब यह भी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो एक ऐसा सिस्टम बना पिछले 12, 13, 14 सालों में, जहां पर एक ट्रोल आर्मी एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा खड़ी की गई। उस ट्रोल आर्मी का काम यह होता था कि अगर कोई नेता यानी विपक्ष का नेता मुखर है, तो उसके किसी वीडियो या उसके किसी पोस्ट के नीचे जाकर वो उसे गालियां देने का काम करते थे। आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह कहा भी कि उन्हें उनके पोस्ट के नीचे और उन्हें फोन करके बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मां बहन की गालियां देते हैं। लेकिन इसके बारे में ना तो सरकार कुछ करती है, ना नरेंद्र मोदी जी कभी खेद जताते हैं, बल्कि यह भी सच है कि ऐसे कई सारे लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। तो यह जो एक स्थिति है, वह इस बात को बताती है कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने या फिर नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह का हिंदुस्तान गढ़ने की कोशिश की है। आप किसी भी सक्रिय महिला कार्यकर्ता को देख लीजिए, अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती है, तो उसके नीचे भद्दे-भद्दे कमेंट्स करने वाले लोग कौन हैं? इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने प्रोफाइल पिक्चर को पर किसी ईश्वर का, किसी भगवान का, किसी देवता का फोटो लगाए रहते हैं और उनका प्रोफाइल लॉक्ड रहता है। और उसमें से बहुत सारे लोग बीजेपी के ट्रोल आर्मी के सदस्य होते हैं। तो क्या इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? हम यह पाते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि निर्बाध तरीके से इसे चलने दिया गया। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है कि यह बात जेन जी के युवाओं के द्वारा ही उठाई गई है कि आप जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके भाषा पर बात करते हैं, लेकिन आप इस पर बात नहीं करते हैं कि कैसे आपकी पार्टी या आपके पार्टी के लोग बलात्कारी नेताओं को न सिर्फ बचाते हैं, बल्कि उन्हें लोकसभा में टिकट देते हैं, बल्कि उन्हें सम्मानित पदों पर लाते हैं और किस तरीके से वो रेप की विक्टिम्स को एक तरीके से नीचा दिखाने का काम करते हैं। जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, उनका रिकॉर्ड इसमें साफ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह दिखाया भी कि किस तरीके से प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों की छूटने की एक तरीके से तरफदारी की थी। तो ऐसे लोग जब आसपास मौजूद हों, तो वो यकायक हम यह सोचें कि सिर्फ भाषा जो है संस्कारी होनी चाहिए जेनजी आंदोलनकारियों की, तो यह अपने आप में एक विडंबना ही है। यह एक ऐसी चीज है कि आपने पूरी दुनिया के लिए, अपने विरोधियों के लिए एक पूरी आर्मी बना दी, एक ट्रोल्स की आर्मी बना दी जो उन्हें गालियां देती हैं। आपने संसद में गाली देने वालों को भी प्रश्रय किया। आप संसद में पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही गंदी टिप्पणी करने वाले नेता को प्रोत्साहित करते हैं। फिर आप यह उम्मीद करते हैं कि आपको कोई कुछ ना बोले। मैं यह मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं बोला जाना चाहिए, किसी भी नेता के बारे में ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन एक जो पूरी व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था को बनाने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को जाता है। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप अपनी जीविका के लिए, अपने हक के लिए संघर्ष करने वाले किसानों को के आंदोलन को देखते हैं। आप उस आंदोलन के बारे में कुछ पक्ष में राय रख सकते हैं, कुछ विरोध में राय रख सकते हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी क्या करती है, वो सीधे तौर पर उन्हें खालिस्तानी बोलती है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी ऐसा किया। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों को खालिस्तानी बोला गया। यानी खालिस्तानी बोलने का अर्थ क्या है? खालिस्तानी बोलने का अर्थ यह है कि आप उनकी देशभक्ति पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं, और यह काम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार करते आ रहे हैं। इस आंदोलन में भी जहां पर विद्यार्थी अपने पेपर लीक्स के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे थे और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष कर रहे थे, वहां पर भी बार बार यह प्रश्न गोदी मीडिया में उठाया गया कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। आप लोग अर्णब गोस्वामी के प्रोग्राम्स को देख लीजिए और ये जितने सारे गोदी पत्रकार हैं उनके प्रोग्राम्स को देख लीजिए, आप ये पाएंगे कि मुद्दों से ज्यादा लोगों की नीयत पर शक किया जा रहा था। और जब आप नीयत पर शक करते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को देशद्रोही बोलते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को एंटी नेशनल बोलते हैं, तो आप उस व्यक्ति को गाली दे रहे होते हैं। और यह गाली देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी के द्वारा किया जाता रहा है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कुल मिलाकर कि प्रधानमंत्री जी की पीड़ा एक हद तक तो सही है। किसी भी व्यक्ति के बारे में भद्दी भाषा में बातचीत नहीं की जानी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में मुझे तो यह लगता है कि हमें अपने विद्यार्थियों को और खुद को भी ऐसी भाषा में पारंगत करना चाहिए जहां हम जो मुश्किल से मुश्किल गुस्से वाली बात है वह भी संयत भाषा में कह सके। जब गाली गलौज होता है तो उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि हमारे पास शब्दों की कमी पड़ गई। और यह भी बात सही है कि कुछ संवाद की कमी जरूर है जो जेनजी है और जो एक मैच्योर पीढ़ी है उसके बीच में, और इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका सहारा पूरे के पूरे जेनजी आंदोलन को बदनाम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आप ये देखेंगे कि जो पूरा का पूरा गोदी मीडिया में विमर्श चल रहा है वो यही चल रहा है, मानो कि पूरा का पूरा यह आंदोलन सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली दे रहा था, मानो पूरे के पूरे आंदोलन में जो मुद्दा उठाया गया था उसका कोई महत्व नहीं था, मानो सरकार ने जो प्रोमिसेस किए हैं अब तो वो धूल धूसरित हो चुकी है, उन पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे तौर पर एक ही मुद्दा है कि कुछ गाली देने वाले युवाओं का एक गैंग था, उसने जंतर मंतर में प्रदर्शन किया और अब उसे सजा दी जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री ऊपरी तौर पर भले बोल दे कि उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन लोगों का उत्पीड़न जारी रहेगा। ऐसी मांग करने वाले चैनलों की भी कमी नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत नैरेटिव है। यह जरूर है कि कुछ युवाओं की भाषा पर हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है जिसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली सरकार के दौरान हुआ है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल्स आर्मी ने, उनकी भाषा ने अत्यंत ही घृणित भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जिस भावुकता के साथ अपने बारे में कही गई बातों पर पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, उतनी ही भावुकता के साथ वो इस बात पर भी दुख व्यक्त करेंगे और माफी मांगेंगे कि सरकार ने युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, कि उनकी पार्टी के नेताओं ने दूसरे लोगों के बारे में भद्दी भद्दी बातें कही, कि उनकी पार्टी के आईटी सेल के द्वारा एक ऐसी ट्रोल आर्मी तैयार की गई जिसके माध्यम से युवाओं को, युवतियों को, नेताओं को भद्दी भद्दी बातें कहने का काम किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री जी इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो हम मानेंगे कि वे सच में उस पीड़ा को गहरे स्तर पर महसूस कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम यह मानेंगे कि उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं। हो सकता है उनका अपना दुख सही हो, लेकिन वो दूसरों के दुख को, दूसरों की पीड़ा को समझ पाने में सक्षम नहीं है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।